नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। वाराणसी में डीएसआर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया और इसके साथ ही बता दें कि डायरेक्टर राइज कॉन्क्लेव 2025 कॉन्क्लेव में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन देखने को मिला, जहां उन्होंने संबोधित किया और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें बोली हैं वहां पे, जहां कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। और इसके साथ ही बता दें कि कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों का उन्होंने आभार जताया है, जहां 10 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। भारत के किसानों को बीमा से जोड़ा गया है और 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, पिछले 11 सालों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें अब उनके संबोधन के दौरान की हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने आभार भी व्यक्त किया है। और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा उपनिषद कहता है कि अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम, यानी हजारों वर्ष पहले भारत का ऋषि कहता था कि अन्न बाहुल्य का संपादन, यानी अन्न को बड़ी मात्रा में पैदा करो, और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यह भारत का ऋषि हर भारतीय के लिए कहता रहा है, हर नागरिक के लिए कहता रहा है। और भारत की ऋषि की वाणी के अनुरूप अच्छी कृषि के लिए जो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: प्राकृतिक उर्वरता खेती में हो, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में धूप हो। और इन तीनों की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो भारत अत्यंत उर्वरा भूमि है। भौगोलिक दृष्टि दुनिया को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल रूसी संघ के पास है। नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका के पास, यूएस के पास, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन कृषि की दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितना भी भूभाग है, इसमें से मात्र 10% भूभाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य उर्वरा भूमि किसी के पास है, वह भारत के पास है। अकेले भारत के पास 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है और यूएस क्षेत्रफल में भारत से कई गुना बड़ा, लेकिन उसके पास भी लगभग कमोवेश यही क्षेत्रफल है। बाकी अन्य देश इससे काफी कम आते हैं। लेकिन जितना भी कृषि योग्य भूमि है दुनिया के अंदर, उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है या सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे, कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा
प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है या उसके द्वारा हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है। ये जो कृषि वैज्ञानिक आज हम कहते हैं या जिसे आज वैज्ञानिक कहते हैं, यही प्राचीन काल का भारत का ऋषि रहा है, कोई ऋषि अलग नहीं है। जो ज्ञान की धरोहर जिसके पास मौजूद है किसी भी क्षेत्र की, वह केवल ज्ञान विज्ञान का ही नहीं है, वह एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ अलग से दे रहा है, लीक से हट करके कुछ नया दे रहा है, वही ऋषि है। और भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव से इसका सम्मान किया है। अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। मैं यहां पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक देश और दुनिया से आए हैं, उन सब का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि कुल भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास जो हिस्सा आता है मात्र 11% आता है। उत्तर प्रदेश के पास 11% भूभाग है और भारत की 17% जनसंख्या इसमें निवास भी करती है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस 11% भूमि में देश का कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन करता है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में पिछले आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर कृषि और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन इस दिशा में हुए हैं कि पहली बार हमारा ऋषि ये भी कहता रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। लेकिन हम खेती बाड़ी करते थे, लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार सॉयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य किया देश के अंदर, और भी फ्री में देश के सभी किसानों के लिए। भारत के अंदर किसानों को कृषि बीमा के साथ जोड़ा। भारत के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के साथ जोड़ा। भारत के अंदर लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। भारत के अंदर पहली बार भारत के 10 करोड़ किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त होता है। यह अकेले भारत होगा जो अपने अन्नदाता किसानों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ देता है। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश के फूड बास्केट के रूप में जिसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं, उस उत्तर प्रदेश के अंदर 11% भूभाग में हम देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसमें हमारे अब तक 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से, 2 कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से, 1 निजी कृषि विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केंद्र तो इसमें सहयोग कर ही रहे थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से यहां पर ईरी का यह सेंटर वाराणसी में खुल करके इसने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हमें किया है। उत्तर प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है। मैं देखता हूं डॉक्टर सुधांशु लगातार
किस फील्ड में क्या काम हो रहा है, राइस के लिए कौन सी नई वैरायटी उपयोगी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज के इस दौर में हम कौन सी वैरायटी को लें और कौन सी उपयोगी हो सकती है, इन सब के बारे में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उसका लाभ उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि संस्थानों को और उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के साथ साथ देश के तमाम कृषि संस्थानों को इसका लाभ हमें वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सर्वाधिक कृषि विश्वविद्यालय भी है, क्योंकि 5वां विश्वविद्यालय हम एक और कृषि विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ 2 इंटरनेशनल सेंटर भी, रिसर्च सेंटर भी हमारे पास राइस का वाराणसी में और पोटैटो का आगरा में उन्होंने स्वीकृत किया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी 2018 से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और आज यहां पर हमारे पास DGCIP डॉक्टर साइमन हेग भी आए हैं। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना करने के लिए उन्होंने जो रुचि दिखाई है, मैं उनका भी और DG ईरी डॉक्टर इवोन पिंटो का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में रुचि लेकर के उत्तर प्रदेश की कृषि को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। मित्रों, भारत में संभावना पहले से थी और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्या संभावनाएं थी। तब केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का उपयोग भारत के अंदर नहीं होता था। उस समय भी भारत की कृषि की क्या स्थिति थी, अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। और वह इसलिए मिलेगा कि कम लागत में अधिक उत्पादन, यह आज की आवश्यकता है। कैसे हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, कैसे भारत का प्राचीन वैज्ञानिक करता था और कैसे हम आज उसको फिर से ला सकते हैं। DSR पद्धति, जिसके बारे में भी हमारा कृषि मंत्री जी बता रहे थे हमारे, कि पहले यह पद्धति ही हम यहां लागू करते थे क्योंकि इसमें कम पानी भी लगता है और उत्पादन भी ठीक ठाक होता था। याद रखना, जब भी हम अपने यहां इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को छोड़ देंगे, हमारे आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही क्षीण हो जाएगी। और यही कुछ हमारे साथ होता रहा है। एक समय था जब भारत ने प्रगति की, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने उसमें इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बाधित किया या उसको आगे बढ़ाने में हम चूके, तो हम पिछड़ते गए। परिणाम हम सबके सामने है। आज हमारे सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें कार्य करना होगा। भारत के अंदर प्राचीन काल से आप देखेंगे, जिस काला नमक चावल की बात हो रही है, जिस पर ईरी भी यहां पर वाराणसी का सेंटर भी काम कर रहा है, यह 3000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने इस चावल को दिया था, जिसको भगवान बुद्ध के ही प्रसाद के रूप में हम लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर जनपद के एक प्रोडक्ट के रूप में इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। धान की खेती की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश में लगभग इसका 8000 वर्ष पुराना इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस प्रकार की वैरायटी उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इतना पुराना धान उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय भी धान की खेती होती थी और यहाँ के वैज्ञानिक किस रूप में कार्य करते थे, उसका थोड़ा सा मैं एक उदाहरण आप सबको देना चाहूंगा, जिसके बारे में हमारे यहाँ के किसानों ने वो किया है। खासतौर पर दुनिया के अंदर, भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो कैसे खेती होती थी, इसके प्रमाण हमारे यहाँ मौजूद हैं 2 प्रकार से। कुछ तो शिलालेख के माध्यम से और कुछ विदेशी पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर्स थे
अलग अलग कालखंड में जिन्होंने भारत का दौरा किया था, उन्होंने भारत की खेती के बारे में क्या उल्लेख किया है। जैसे ईस्वी सन 900 से 1200 के बीच में तंजावुर के शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि प्रति हेक्टेयर वहां धान की खेती 15 से 18 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन वे धान की खेती करते थे। आप सोचिए, आज से 1000 वर्ष पहले। दक्षिण कर्नाटक में, दक्षिण अर्काट में, वहां के शिलालेख में है 11वीं सदी में, यानी 11वीं 12वीं सदी में 14.5 टन प्रति हेक्टेयर धान की खेती उन लोगों ने उस समय वहां लेते थे। रामनाथपुरम तमिलनाडु के शिलालेख में है सन 1325 में, उस समय उन्होंने 20 टन प्रति हेक्टेयर का धान का उपज वहां पर पैदा करने की सामर्थ्य वहां की खेती में थी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संबल में जन कल्याण का संदेश लेकर आयोजित महोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह आयोजन संबल के कलेक्ट्रेट के निकट बड़े मैदान पर आयोजित किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। महोत्सव स्थल पर पहुंचने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मंत्री संजय निषाद का औपचारिक स्वागत किया गया। मंत्री संजय निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि धर्म और संस्कृति के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य इस प्रकार के आयोजनों से होता है। बरेली में रैली बवाल के आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही बता दें कि आईएमसी से जुड़े 7 नेताओं पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया गया। इनमें पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष साजिद सकलैनी और यूथ अध्यक्ष समेत कई अन्य नेता शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आईएमसी नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश रची थी और अब तक आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 26 तारीख को जो थाना कोतवाली और बारादरी क्षेत्र अंतर्गत घटना घटित हुई थी, उसमें 7 अभियुक्त ऐसे थे जो वांछित हैं और जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उस पूरे प्रकरण में थी, बहुत नेगेटिव भूमिका उस प्रकरण में थी। इनमें से 2 की शीट खुली हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो सामूहिक बलात्कार के मुकदमे में भी जेल जा चुका है, उसमें आरोपी है। ऐसे 7 वांछित अपराधियों को, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ इनके NBW 82-83 की कार्रवाई के लिए भी आयोग को निर्देशित किया गया है।
कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में चौकी इंचार्ज और उनके साथ तैनात एक सिपाही द्वारा छात्रों को बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया। गलती पूछने पर छात्रों को मारपीट और गालियां देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में चौकी इंचार्ज छात्रों को मारते हुए और बेहोश करने तक की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पुलिस उपायुक्त ने मामले का संज्ञान लिया और चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस ने बताया है कि वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना किदवई नगर के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक चौकी इंचार्ज के द्वारा एक छात्र को के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संदर्भ में तत्काल प्रभाव से डीसीपी साउथ के द्वारा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां टप्पल थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा राहुल बालियान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दरोगा बता दें कि दही खरीद कर लौट रहे थे, तभी पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दरोगा को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, जबकि वाहन चालक और अन्य 3 लोग मौके से फरार हो गए। आज एक अत्यंत दुखद घटना हुई है। हमारे एक उपनिरीक्षक राहुल चौधरी, जो कि 2023 बैच के थे, मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, दुखद हादसे में इनकी आज मृत्यु हो गई है। टप्पल क्षेत्र में ये बाइक से जा रहे थे, ऑन ड्यूटी थे। उस समय एक अज्ञात वाहन ने इनके साथ एक्सीडेंट किया, जिसमें इनकी दुखद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। परिवारजन आ गए थे, तो परिवारजनों को सूचना तत्काल दे दी गई थी। अभी तत्काल मॉर्चरी में इनका पोस्टमार्टम हुआ है और संबंध में समस्त कार्रवाई की जा रही है। खबर गोरखपुर से है, जहां शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में 7 साल के बब्बर शेर भरत की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भरत को मिर्गी का दौरा पड़ा था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भरत को करीब 1 साल पहले इटावा लायन सफारी लाया गया था और उसकी मौत से चिड़ियाघर प्रशासन में शोक की लहर है। खबर सीतापुर से है, जहां बता दें कि थाना क्षेत्र के नरी गांव में खेतों में घूम रहे बाघ को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। पकड़ा गया बाघ 7 साल का नर है। विभाग को आशंका है कि पहले पकड़ी गई बाघिन के शावक आसपास हो सकते हैं और इसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बाघ को जिला मुख्यालय स्थित वन विभाग परिसर लाया गया और उसकी निगरानी की जा रही है। विभाग को बड़ी सफलता हासिल हुई है। महोली क्षेत्र के नरनी गांव में खेत में घूम रहे बाघ को टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बाघ की उम्र लगभग 7 वर्ष है। गौरतलब है कि करीब 15 दिन पहले इसी क्षेत्र में वन विभाग ने एक बाघिन को भी पकड़ा था। विभागीय सूत्रों के अनुसार पकड़े गए बाघ और पहले पकड़ी गई बाघिन के 2 शावक अभी भी क्षेत्र में मौजूद हो सकते हैं, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल बाघ को जिला मुख्यालय लाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी स्वास्थ्य जांच कर रही है। क्षेत्र में शावकों की संभावित मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। आरएन टीवी के लिए मैं अवनीश सिंह, सीतापुर। अयोध्या में शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम मंदिर की नवीनतम भव्य तस्वीर जारी की है। तस्वीर सामने आते ही देश भर के श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। सुबह से ही राम जन्मभूमि परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। मंदिर परिसर को विशेष फूलों, दीपों और रोशनी से सजाया गया। वहीं भजन कीर्तन से वातावरण भक्ति में बना रहा। मंदिर परिसर में विशेष आयोजन भी हुए, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों ने राम भक्ति से सराबोर प्रस्तुतियां दी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।